ओडिशा में एक 20 साल की छात्रा ने खुद को आग लगा ली क्योंकि उस पर हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। ये आरोप उसके प्रोफेसर पर ही है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीड़िता से मिलने जाती हैं, उसका दुख बांटने जाती हैं, तो क्या लगे हाथ ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि महिला सुरक्षा हमारे यहाँ अब भी दूर की कौड़ी क्यों है? आज के शो में इसी केस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल कॉलेज के प्रिंसिपल और उसके रवैये पर भी हैं। जो हुआ वो क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार है, सब बताएंगे और जवाबदेही भी तय करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कांवड़ यात्रा पर भी। दुकानदारों की पहचान करने वाले QR कोड वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से जवाब मांगा है। कोर्ट में जो हो रहा है उस पर ध्यान और सड़क पर जो हो रहा है उस पर कैसी कैसी चिंताएं हैं। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से धरती पर लौटे, देश कब लौटेंगे, इस सवाल का जवाब जानेंगे। मिशन का हासिल भी जानेंगे और यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टलने और TDP की चुनाव आयोग की चिट्ठी पर भी बात करेंगे। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जो अब हमारे इतिहास के पृष्ठों में दर्ज हो गई है। 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट धरती पर लौट आए हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्रा करके लौटे वो दूसरे भारतीय हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 15 जुलाई की दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंड हुआ। इस लैंडिंग को स्प्लैश डाउन कहते हैं। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4:45 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। शुभांशु की वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का उनकी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्वागत करता हूं। शुभांशु ने अपने समर्पण साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि शुभांशु 17 अगस्त तक भारत लौट सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को लैंडिंग के बाद मेडिकल जांच और रिहैबिलिटेशन के लिए आमतौर पर 7 दिन का समय लग जाता है ताकि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, ग्रेविटी से फिर से अपने आप को ढाल सकें। ये सभी एस्ट्रोनॉट्स कुछ खास तरह के प्रयोगों को अंजाम देने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए स्पेस स्टेशन गए थे। मसलन स्पेस में इंसानी मसल्स पर क्या असर पड़ता है, मेथी और मूंग जैसी फसलें क्या वहाँ उगाई जा सकती हैं या नहीं। कहा जा रहा है कि इन प्रयोगों का उद्देश्य डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ब्रेक थ्रू हासिल करना है। एक्सियम 4 के जरिए इसरो के गगनयान मिशन को भी मदद मिल सकती है। अब बड़ी खबरों की बारी। ओडिशा का जिला बालासोर, यहाँ पर 20 साल की एक छात्रा की मौत हो गई। 14 जुलाई की रात भुवनेश्वर एम्स में 3 दिन जिंदगी की जंग लड़ने के बाद मौत का कारण वो 95% तक झुलस चुकी थी। 12 जुलाई को ये आग उसने खुद को लगाई थी। उसके पहले सरकारी कॉलेज में अपने HOD समीर साहू पर यौन और मानसिक उत्पीड़न का आरोप उसने लगाया था। कहा था कि समीर साहू ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला, फेल करने की धमकी दी। जब प्रिंसिपल से शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई, चुप रहने को कहा गया। और जब छात्रा ने इतना बड़ा कदम उठाया तब जाकर के HOD और प्रिंसिपल अरेस्ट हुए। लेकिन क्या ये काफ़ी है? जब लड़की शिकायत कर रही थी तब क्यों कुछ नहीं किया गया? 15 जुलाई को इस घटनाक्रम ने तब सुर्खियां बनाई जब विपक्षी नेताओं ने राज्य की BJP सरकार को आड़े हाथों लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने X पर पोस्ट लिखा, मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, दम तोड़ रही हैं और आप खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा, लेकिन जवाब दिया केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। X पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ओडिशा की बेटी के साथ हुई दुखद घटना पर राहुल गांधी और कांग्रेस की ओछी राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। ओडिशा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका बना लिया है। केंद्रीय मंत्री खुद कह रहे हैं कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मामले की गंभीरता इस बात से समझिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 14 जुलाई को एम्स में भर्ती छात्रा से मुलाकात की थी। इसलिए इस घटना के बारे में शुरू से जानते हैं, फिर जिम्मेदारी से सवाल भी पूछेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स में पढ़ रही पीड़िता ने 1 जुलाई को कॉलेज प्रशासन को शिकायत लिखी थी। कहा था कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट समीर साहू उसे परेशान कर रहे हैं।
सेक्सुअल फेवर मांग रहे हैं, बात ना मानने पर फेल करने की धमकी दे रहे हैं। यहीं से जिम्मेदारों को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? उसकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वो पुलिस के पास गई, पुलिस ने कॉलेज से जवाब मांगा। बालासोर के एसपी राज प्रसाद ने 14 जुलाई को बताया कि कॉलेज ने 5 दिन के भीतर रिपोर्ट देने की बात कही थी, लेकिन जब 5 दिन में रिपोर्ट नहीं आई तो पुलिस ने फिर से जवाब मांगा था। कॉलेज ने जवाब दिया था जल्द ही रिपोर्ट जमा कर देंगे। एक तरफ कॉलेज प्रशासन रिपोर्ट जमा करने की बात कर रहा था, दूसरी तरफ पीड़िता को चुप रहने को कहा जा रहा था, जिसके बाद पीड़िता ने कॉलेज के भीतर धरने पर बैठने का फैसला लिया। धरने पर बैठने से पहले उसने प्रिंसिपल से भी मुलाकात की, फिर उसने आत्मदाह कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने उसे बचाने की कोशिश की, एक स्टूडेंट झुलस भी गया इस कोशिश में। आनन फानन में उसे बालासोर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से उसे एम्स भुवनेश्वर रेफर किया गया। एम्स में 8 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनी। डायरेक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा कि पीड़िता 95% तक झुलस चुकी है, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। इस बीच कांग्रेस और बीजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, राज्य भर में प्रदर्शन हुए। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल से दखल देने को कहा। दबाव बढ़ा तो आरोपी समीर साहू की गिरफ्तारी हुई। यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे। प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष भी गिरफ्तार हुए। सस्पेंड तो पहले ही हो चुके थे प्रिंसिपल के तौर पर अपनी ड्यूटी ना निभाने के आरोप में। इधर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों से कहा कि बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाए। डॉक्टर बोले पीड़िता एयरलिफ्ट किए जाने की कंडीशन में नहीं है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया, डीजीपी को निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा। एक तरफ ये सारी कार्रवाइयां हो रही थी, दूसरी तरफ छात्रा अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही थी। 14 जुलाई की देर रात उसने दम तोड़ दिया। एम्स भुवनेश्वर की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया कि हर संभव प्रयास के बाद भी पीड़िता को बचाया नहीं जा सका। आईसीयू में रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी की गई थी, लेकिन पीड़िता की जान नहीं बचाई जा सकी। 14 जुलाई को रात 11:46 पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। अगले दिन यानी 15 जुलाई को पीड़िता का शव घर वालों को सौंपा गया। मुख्यमंत्री मांझी ने 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कही। राज्यपाल हरिबाबू कंभापति की तरफ से भी एक बयान आया। वो बोले कि पीड़िता का निधन महज एक त्रासदी नहीं है, ये एक रिमाइंडर भी है कि हमें अपने कैंपसेस में सुरक्षित माहौल बनाना है। पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। इस दौरान अच्छी खासी भीड़ जमा रही। बालासोर से बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी भी पहुंचे। सांसद आए तो प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा और इन सब के सामने स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की। पीड़िता के पिता ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, मेरी बेटी ने मुझे लड़ना सिखाया है और मैं लड़ाई जारी रखूंगा। मुझे किसी मुआवजे की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी वापस चाहिए। क्या सरकार मेरी बेटी मुझे वापस कर सकती है? स्थानीय लोगों ने भी पीड़िता को याद किया। वो बोले कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वो एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाती थी। उसे प्रकृति से प्यार था और इंसानियत पर भरोसा। लोगों ने आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। अभी बस 1 महीना ही बीता है जब 15 जून को ओडिशा के गंजम जिले से गैंगरेप की वारदात सामने आई थी। गोपालपुर बीच पर 20 साल की लड़की का 10 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। इनमें से 4 नाबालिग थे। इस घटना के बाद भी विपक्ष ने राज्य में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। जून महीने में ही राज्य के मयूरभंज, कटक और पुरी जिलों से बलात्कार की वारदातें सामने आई थी। एनसीआरबी की साल 2021 की रिपोर्ट कहती है कि ओडिशा में बलात्कार के 2251 मामले दर्ज किए गए। देश में 5वें नंबर पर था ओडिशा। 2024 में मुख्यमंत्री मांझी ने विधानसभा में खुद बताया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। तो सवाल यह है कि राज्य सरकार कर क्या रही है? क्या सिस्टम इतना लचर है कि एक ज़िंदगी चली जाए तब ये सिस्टम जागेगा? क्या कॉलेज और पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई सॉलिड कदम उठाया जाएगा? 20 साल की लड़की अपनी ज़िंदगी बुनने के लिए ही तो कॉलेज गई थी। उसकी क्या गलती थी जो उसे जान गंवानी पड़ी? इन सवालों पर जिम्मेदार लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए और ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। इस मामले पर जो भी अपडेट्स होंगे लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। अब अगली खबर में बात कांवड़ यात्रा की करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर के 25 जून को एक गाइडलाइन जारी की थी। कहा गया कि कांवड़ मार्ग के तमाम रेस्टोरेंट और ढाबे QR कोड लगाना अनिवार्य है। इससे ढाबा संचालकों के नाम और पहचान पता लग जाएंगे। सरकार की इस गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं में
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और एक्टिविस्ट आकार पटेल शामिल हैं। आज यानी 15 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई की जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस M कोटेश्वर सिंह की बेंच ने। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार से इस मामले में 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट को पुराना फैसला याद दिलाया, बीते साल की जुलाई का। कहा गया कि दुकानदारों को, उस फैसले में ये कहा गया था कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने के लिए इस साल नया नियम बनाया है। तो ये तो बात रही कांवड़ यात्रा पर कोर्ट में हुई सुनवाई की। अब देखते हैं कोर्ट से इतर ग्राउंड पर क्या हो रहा है। कांवड़ यात्रा सावन महीने में गंगा जल लेकर के भगवान शिव को चढ़ाने की पवित्र यात्रा है। सावन में बारिश के साथ कांवड़िये गंगा से जल लेकर के पालकी में रखते हैं और इसे शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए नंगे पांव चल पड़ते हैं। केसरिया कपड़ा पहने सजी हुई पालकियों के साथ ये दिन रात चलते हैं। आस्था, संयम, पवित्रता और संकल्प वाली ये मुश्किल यात्रा होती है। लेकिन हाल के वर्षों में ये यात्रा मारपीट, तोड़फोड़ और शक्ति प्रदर्शन की कुछ घटनाओं की वजह से विवादों में भी रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान छोटी छोटी बातों पर विवाद की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब आम लोगों से मारपीट की गई, गाड़ी टच होने से लेकर के ढाबे पर स्वधर्मी कर्मचारी ना होने जैसे विषयों को लेकर के मारपीट और हंगामा किया गया। इसकी तस्दीक मीडिया में छपी रिपोर्ट्स करती हैं, आने वाले तमाम वीडियो करते हैं, प्रशासन का एक्शन भी करता है। कांवड़ यात्रा शुरू हुए अभी 4 दिन बीते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हरिद्वार और रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 अलग अलग घटनाओं में 8 कांवड़ियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इन पर कारों में तोड़फोड़ और ड्राइवरों पर हमले के आरोप हैं। पहली घटना रुड़की हरिद्वार हाईवे पर हुई। सोनीपत के रहने वाले मनोज शर्मा अपने 3 साथियों के साथ गंगा स्नान के बाद घर लौट रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बहादुराबाद में उनकी कार कुछ कांवड़ियों से टच हो गई। इसके बाद करीब 20 कांवड़ियों ने शर्मा पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ये हमला रुका और 3 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। दूसरा मामला रुड़की का है, जहां के ब्रह्मपुर में राजस्व अधिकारी आशु गिरी अपने घर जा रहे थे। बेल्डा के पास सड़क पर बैठे कुछ कांवड़ियों ने उनकी SUV को रोका। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी हल्के से छू गई थी। कांवड़ियों ने गाड़ी के शीशे और दरवाजे लाठियों और हॉकी स्टिक से तोड़ दिए। आरोप है कि कांवड़ियों ने आशु को इतना मारा कि उनकी बाईं बाह में फ्रैक्चर हो गया। शिकायत हुई, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बाद में 5 कांवड़ियों को जमानत पर रिहा करके यात्रा जारी रखने की इजाज़त दे दी गई। इन सब से इतर उत्तर प्रदेश के बरेली से भी एक मामला आया। कीवर्ड यहाँ भी कांवड़ है। एक स्कूल टीचर पर FIR हो गई। टीचर का नाम है रजनीश गंगवार। बरेली के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। बीते दिनों उन्होंने सुबह की प्रार्थना के वक्त छात्रों के बीच एक कविता सुनाई, जिसकी लाइनें हैं, कांवड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना, कांवड़ ले जाकर कोई SP DM नहीं बना है। कविता पाठ करते हुए रजनीश गंगवार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा। शिक्षक पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया हिंदू संगठनों ने। रजनीश गंगवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई। बरेली पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया। खबरें और भी हैं जो आपने पढ़ी, सुनी, देखी होंगी। ये हरकतें यात्रा के मूल भाव को धूमिल कर रही हैं, जो है भक्ति और प्रेम, प्राणियों में सद्भावना का संदेश। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र पढ़ाने वाले संतोष के सिंह कहते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो लिखते हैं कि धर्म का असली सार करुणा में है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में वो कहते हैं कि हिंसा और हथियारों का प्रदर्शन कांवड़ यात्रा की पवित्रता को नष्ट करता है। हमें अपने देवताओं के संदेश को सुनना चाहिए जो मानवता और एकता सिखाते हैं, वरना धर्म अपनी गहराई और आत्मा को खो देगा। बड़ी खबरें यहीं तक। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी पश्चिम एशियाई देश यमन से है। वहां केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा टल गई है। खबर ऐसे समय पर आई है जब एक दिन बाद यानी 16 जुलाई को निमिषा को फांसी दी जानी थी। वो 2017 से यमन की जेल में बंद हैं। उन्हें यमन के नागरिक तलाल एब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया था। आरोप है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट हड़प लिया था। बस उसे पाने के लिए निमिषा ने मेहदी को बेहोशी के इंजेक्शन दिए, लेकिन ओवरडोज से मेहदी की मौत हो गई। निमिषा के परिवार ने भारत सरकार से
हस्तक्षेप की डिमांड की थी। याचिका सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। सरकार ने बताया था कि जो कुछ कर सकते थे सब कर लिया। उनकी मदद के लिए सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम AP अबूबकर मुस्लियार सामने आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने तलाल एब्दो मेहदी के परिवार से बातचीत की थी, जिसमें परिवार से माफ़ी के बदले ब्लड मनी स्वीकार करने की अपील की थी। ब्लड मनी एक ऐसी प्रथा है जिसमें हत्या के दोषी व्यक्ति को माफ़ी दी जा सकती है, बशर्ते वो मृतक के परिवार को एक मोटी रकम मुआवजे के रूप में दे। ये रकम मृतक के परिजनों के साथ समझौते के तहत तय होती है। अगली सुर्खी, चिट्ठी आई है चुनाव आयोग को। केंद्र में बीजेपी की साथी तेलुगु देशम पार्टी की ओर से चिट्ठी लंबी है। कहा गया है कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दायरे को स्पष्ट करें, मांग की इसे नागरिकता सत्यापन से अलग रखें। टीडीपी ने जोर देकर के कहा, ये ध्यान रखिए जो एनडीए की सहयोगी है, उन्होंने जोर देकर के कहा है कि एसआईआर का फोकस केवल वोटर लिस्ट में सुधार पर होना चाहिए, ना कि नागरिकता की जांच पर। पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग इस बारे में स्पष्ट रूप से ऐलान करे। आगे कहा कि एसआईआर को नागरिकता वेरिफिकेशन का अभियान समझा जा रहा है, गलत समझा जा रहा है, लेकिन मतदाताओं में भ्रम और डर पैदा हो रहा है। ये चिट्ठी तब आई जब असम सरकार एक्टिव हुई है, चुनाव आयोग से एसआईआर को लेकर के बातचीत कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में असम सरकार के सूत्रों ने बताया, चुनाव आयोग मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करने के लिए नागरिकता के पहलू पर भी विचार कर रहा है। असम पहले ही नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। ऐसे में राज्य की एनआरसी लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए एक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार की जा सकती है। अभी बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी नेताओं ने इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है, जहां इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन चुनाव आयोग से राशन, आधार और वोटर आईडी कार्ड को जरूरी दस्तावेज की लिस्ट में शामिल करने पर विचार करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। अगली सुर्खी में बात पुणे पोर्श हिट एंड रन केस पर आए एक बड़े अपडेट की करते हैं। वही मामला मई 2024 में एक पोर्श कार ने 2 IT प्रोफेशनल्स को टक्कर मार दी थी। दोनों की मौत हो गई थी। नाबालिग पर कार चलाने का आरोप लगा था। मामला किशोर न्याय बोर्ड में गया। पुलिस ने दलील दी कि आरोपी लड़के को एडल्ट मान करके मुकदमा चलाया जाए, लेकिन बोर्ड ने पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। मतलब ये कि आरोपी को नाबालिग मान करके ही केस चलेगा। ये घटना पुणे के कल्याणी नगर में हुई थी। आरोपी एक प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारी का बेटा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हादसे के समय नशे में था। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।